नमस्कार। आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। एक ऐसा राज्य जो है तो भारत के पूर्व में, लेकिन इसके नाम में पश्चिम लगा है। तो सवाल यही उठता है कि भाई भारत के पूर्व में बसे इस राज्य का नाम पश्चिम बंगाल क्यों है। इसका जवाब ना इतिहास के पन्नों में छिपा है। देखिए, इस नाम के पीछे की कहानी जुड़ी है बंगाल के दो बंटवारों से। पहली बार 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का हवाला देकर बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांट दिया। लेकिन लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और 1911 में ये बंटवारा रद्द करना पड़ा। पर असली मोड़ आया 1947 में। जब भारत आजाद हुआ तो बंगाल का धर्म के आधार पर फिर से बंटवारा हुआ। मुस्लिम आबादी वाला पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो बाद में बांग्लादेश बना, और हिंदू आबादी वाला पश्चिमी हिस्सा भारत में ही रह गया। तो बस इसी वजह से भारत के पूरब में होते हुए भी ये राज्य आज भी पश्चिम बंगाल कहलाता है। ये नाम 1947 के उस बंटवारे की एक ऐतिहासिक निशानी है। तो नाम की पहेली तो सुलझ गई। चलिए अब इस राज्य के अंदर चलते हैं, इसकी जमीन को समझते हैं और शुरुआत करेंगे इसके पहाड़ी उत्तरी इलाके से। उत्तर में ना 3 जगह बहुत खास हैं। सबसे पहले दार्जिलिंग। अरे वाह, अपनी खुशबूदार चाय और जबरदस्त पहाड़ी नज़ारों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। फिर आता है सिलीगुड़ी, एक चहल पहल वाला कमर्शियल शहर, समझ लीजिए पूर्वोत्तर भारत का गेटवे। और तीसरा है जलपाईगुड़ी, जिसे भूटान का दरवाज़ा भी कहते हैं। और पता है, इसी इलाके में है भारत की एक सबसे ज़रूरी और नाजुक जगह, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसे चिकन नेक भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ज़मीन की एक बहुत ही पतली सी पट्टी है और यही इकलौता ज़मीनी रास्ता है जो हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। अब ज़रा सोचिए, ये कितना नाजुक है। अपने सबसे पतले हिस्से में ये गलियारा सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब इतनी कम चौड़ाई इसे भारत की सुरक्षा के लिए एक बेहद ज़रूरी पॉइंट बना देती है। अच्छा, तो पहाड़ों से उतरकर अब चलते हैं मैदानी इलाकों की तरफ, दक्षिण में, जहां नदियां ही यहाँ की जान है और लोकतंत्र यहाँ की ताकत। बंगाल की जमीन को 2 बड़ी नदियां सींचती हैं। उत्तर में है तीस्ता, जो हिमालय से ताकत लेके आती है। सिंचाई के लिए तो ये बहुत जरूरी है, पर कभी-कभी इसमें भयानक बाढ़ भी आती है। और फिर दक्षिण में है हमारी गंगा, जो यहाँ आकर हुगली बन जाती है। हुगली को तो कलकत्ता की लाइफलाइन माना जाता है। तो हुगली नदी को जिंदा रखने और कैलकाटा पोर्ट को चलाए रखने के लिए गंगा पर बनाया गया फरक्का बैराज। इसका काम बड़ा सिंपल है, गंगा के पानी का कुछ हिस्सा हुगली की तरफ मोड़ना। इससे होता क्या है कि नदी में जमा हो रही मिट्टी, मतलब सिल्ट, बह जाती है और बड़े बड़े जहाज़ों के लिए रास्ता साफ रहता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं यहाँ की पॉलिटिकल पावर की। देखिए, पूरे भारत की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी डेमोक्रेसी का आधार है डायरेक्ट इलेक्शन। मतलब 18 साल से ऊपर का हर नागरिक सीधे वोट डालकर अपनी सरकार, अपने नेता चुनता है। तो ये पावर सीटों में कैसे बनती है, चलिए देखते हैं। देश की संसद यानी लोकसभा के लिए पश्चिम बंगाल 42 सांसद चुनकर भेजता है और ये चुनाव सीधे जनता करती है। वहीं राज्यसभा में इसके 16 सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य के चुने हुए विधायक भेजते हैं। और जब बात राज्य सरकार की आती है तो यहाँ की विधानसभा में 294 सीटें हैं, जिनके लिए भी लोग सीधे वोट करते हैं। और अब हम पहुँचते हैं अपने सफ़र के सबसे दिलचस्प पड़ाव पर, कोलकाता, जिसे सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इसका शानदार इतिहास। आपको पता है 1911 तक कोलकाता ही पूरे ब्रिटिश इंडिया की राजधानी हुआ करता था। सोचिए, ये वो शहर था जहां से इतने बड़े साम्राज्य पर राज चलता था। तो जाहिर है ये पावर, एजुकेशन और नए विचारों का सेंटर बन गया। और इसी माहौल से पैदा हुआ बंगाल पुनर्जागरण। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि 19वीं सदी में कला, साहित्य, समाज सुधार, विज्ञान, हर चीज में एक ऐसी बौद्धिक क्रांति थी जिसकी गूंज ने आज के मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। इस दौर की जो रूह थी, जो आत्मा थी, उसे रविंद्रनाथ टैगोर के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। टैगोर साहब इसी पुनर्जागरण की देन थे। एक ऐसे महाकवि जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 देशों, भारत और बांग्लादेश को उनके राष्ट्रगान दिए। लेकिन टैगोर अकेले नहीं थे। इस दौर ने कई और महान हस्तियों को जन्म दिया।
समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, जिन्हें इस पुनर्जागरण का पितामह माना जाता है, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय अध्यात्म का डंका पूरी दुनिया में बजाया, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनके लिखे वंदे मातरम ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। आज भी कलकत्ता अपने अतीत और भविष्य का एक बड़ा ही खूबसूरत संगम है। एक तरफ विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज जैसे ऐतिहासिक निशान हैं, तो दूसरी तरफ 1984 में चली भारत की पहली मेट्रो रेल और दुनिया भर में मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम जैसे मॉडर्न लैंडमार्क्स भी हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बंगाल की इकोनॉमी, इसकी अर्थव्यवस्था किन चीजों पर टिकी है, इसके हरे भरे खेतों से लेकर इसके बिजी पोर्ट्स तक। खेती बाड़ी में तो पश्चिम बंगाल एक असली पावर हाउस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चावल के प्रोडक्शन में पूरे भारत में नंबर 1। और जब बात जूट की आती है, तब तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। देश का लगभग 2/3 जूट अकेले यहीं से आता है। लेकिन इकोनॉमी सिर्फ यहीं तक नहीं है। खेती में आलू और चाय भी बहुत जरूरी हैं। जमीन के नीचे देखें तो कोयले के भंडार के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है। और हाँ, कोलकाता और हल्दिया के बंदरगाह, ये इसे पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा गेटवे बनाते हैं समुद्री व्यापार के लिए। इस राज्य की इकोनॉमी और इसका नेचुरल एनवायरनमेंट, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और इसका सबसे अच्छा सिंबल है यहाँ का राज्य पशु फिशिंग कैट। ये बिल्ली की एक खास प्रजाति है जो यहाँ के वेटलैंड्स यानी दलदली इलाकों में रहने के लिए पूरी तरह से ढल चुकी है। ये दिखाता है कि यहाँ का इकोसिस्टम कितना रिच है। तो उत्तर के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाकों से लेकर कलकत्ते के कल्चरल सेंटर और दक्षिण के उपजाऊ डेल्टा तक, पश्चिम बंगाल सच में डाइवर्सिटी और नेशनल इंपॉर्टेंस का एक कमाल का मिक्सचर है। तो फटाफट से याद कर लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना। पहली बात, इसका नाम 1947 के बंटवारे की एक ऐतिहासिक निशानी है। दूसरी, इसका चिकन नेक देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। तीसरी, ये देश का एक बहुत बड़ा कल्चरल और इंटेलेक्चुअल पावर हाउस रहा है। और चौथी, चावल और जूट के प्रोडक्शन में ये इंडिया का लीडर है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अपनी इतनी जबरदस्त विरासत, इतनी जरूरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इतनी बड़ी बौद्धिक ताकत के साथ आने वाले वक्त में भारत के भविष्य को बनाने में पश्चिम बंगाल का रोल क्या होगा, इस पर सोचिएगा जरूर।